हेलो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट और इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को थ्रू PSLV-11। PSLV-11 ऑफ कोर्स एक लॉन्च व्हीकल है। इसको लॉन्च करने के बाद इसरो, आप कह सकते हैं इंडिया, अगर एक कंट्री के रूप में देखें तो इंडिया बिकेम द 6th कंट्री टू लॉन्च ए मून मिशन। और ख़ास इसलिए था क्योंकि इससे एक डिस्टिंक्शन इसरो को ये मिली कि इसरो पहली स्पेस एजेंसी बनी जिसने बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के मून में सक्सेसफुली एक प्रोब सेंड किया और मून को उसने ऑर्बिट भी किया। तो ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो ऑपरेटेड आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। पहली बार देखा गया कि जो धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके भी कई ज़्यादा किलोमीटर दूर जाके, कई हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर इसरो ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन कैरी आउट किया। नाउ चंद्रयान 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके सामने हैं। टू प्रिपेयर 3D एटलस ऑफ लूनर सरफेस। बेसिकली मून का जो सरफेस है इसकी 3D वर्जन में एक एटलस आपको पता होगा, एक बुक आती है जहाँ पे मैप्स होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं मून के सरफेस की 3D मैपिंग करना, ये चंद्रयान 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा जो मून का सरफेस है उसकी केमिकल मैपिंग करना, लोकल मिनरल्स जो है मून पे जो हो सकते हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करना, कंफर्मिंग प्रेजेंस ऑफ वाटर, मून वाटर, आइस ऑन मून सॉइल। नाउ ये बात बहुत से साइंटिस्ट इससे पहले कहते आए थे कि मून के सरफेस पर आइस की फॉर्म में पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 के मिशन ने यह पुख्ता कर दिया कि बिल्कुल मून पर आइस की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप कह सकते हैं, सॉइल में पानी है। फिर था आइडेंटिफाई स्ट्रेटिग्राफी ऑफ मून्स क्रस्ट एंड इट्स एवोल्यूशन। मून आज के समय जो है वो कैसे बना, इसका अतीत क्या था, यहाँ पर जो क्रेटर्स हैं इनका रीजन क्या है, मून का ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाए चंद्रयान ने बताने की कोशिश की। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी चंद्रयान का ऑब्जेक्टिव था। और फाइनली था आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ हीलियम 3। हीलियम 3 एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। माना जाता है कि हीलियम 3 आने वाले टाइम में हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे फ्रॉम मून सरफेस और इससे हम धरती में इलेक्ट्रिसिटी पावर बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। तो हीलियम 3 बेसिकली मून पर है कहाँ पर, यह भी डिटेक्ट करना एक ऑब्जेक्टिव था ऑफ चंद्रयान 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से चंद्रयान 1 भेजा गया टू द लूनर ऑर्बिट। यहाँ पे ये है रॉकेट PSLV ऑफ कोर्स, इसने चंद्रयान 1 को यहाँ पे ऑर्बिट में भेज दिया। फिर उसके बाद चंद्रयान 1 ने धरती को ऑर्बिट किया और यहाँ पे आप कह सकते हैं स्लिंग शॉट टेक्निक से यहाँ पे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में ये पहुंच गया और उसके बाद इसने मून के ऑर्बिट में खुद को शामिल कर दिया। नाउ चंद्रयान 1 में पेलोड क्या क्या थे। पेलोड मतलब कि यहाँ पर हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रखे थे जिससे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट्स करता, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट तो था इसका मून इम्पैक्ट प्रोब। ये बेसिकली चंद्रयान 1 से अलग होकर सीधा मून पर क्रैश करने के लिए बनाया गया था। इसका आपको नाम याद रखना है, मून इम्पैक्ट प्रोब। यहाँ पे जो इंडिया का फ्लैग है ये भी मौजूद था। फिर है टेरेन मैपिंग कैमरास, TMC। इससे ऑफ कोर्स हमने फोटो खींची ऑफ द मून। फिर है चंद्रयान इमेजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स, CISX। फिर लास्ट में लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, LLRI। ऐसे बहुत से पेलोड्स चंद्रयान 1 में मौजूद थे। ना इसमें अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो जो इसमें TMC था इसने ये बताया, इसने फोटोज ली काफ़ी सारी ऑफ द पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मून। वहाँ पे मून के जो बहुत सारे क्रेटर्स हैं उनकी बेटर इंफॉर्मेशन हमको मिली। और उसके अलावा जो CISX है इसने पता लगाया कि मून के सरफेस पे आपको मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम वहाँ पे मौजूद है, सिलिकॉन वहाँ पे मौजूद है। हालांकि 6 एलिमेंट्स को स्टडी करना था, इसमें आयरन, टाइटेनियम और कैल्शियम भी शामिल था, मगर हमने एटलीस्ट 3 की प्रेजेंस तो यहाँ पर पता लगा ही ली। फिर जो MIP था इसने एक इम्पैक्ट लैंडिंग करी, एक आप कह सकते हैं इंटेंशनल हार्ड लैंडिंग करी मून के साउथ पोल के करीब। और इम्पैक्ट से पहले इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोज भी खींची जो ऑर्बिटर तक भेज दी गई थी। फिर ऑर्बिटर से ये ऑफ कोर्स धरती पर भी भेजी गई। जो इम्पैक्टर का आइडिया था, MIP का आइडिया, दिस वॉज गिवन टू अस बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट। Former President APJ Abdul Kalam had advised ISRO to send impact probe on moon to mark India's presence on moon.
उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चंद्रयान-1 के जरिए मून पर पानी है ये तो हमको पता लग गया, मगर ये डिस्कवरी इंडिया के पेलोड ने नहीं करी थी। क्या है कि जो चंद्रयान का पूरा मिशन था उसमें नासा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेलोड इंस्टॉल कर रखा था, नासास मून मिनरोलॉजी मैपर M3। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये जो इक्विपमेंट था ये था नासा का, और सिंस पानी इस इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया तो नासा ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि पानी एक्चुअली नासा ने ढूंढा है, मगर साथ में उन्होंने कुछ क्रेडिट दे दिया चंद्रयान-1 को, जबकि आप कह सकते हैं प्रॉपर क्रेडिट यहाँ पे चंद्रयान-1 को मिलना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान-1 की वजह से ही यहाँ पे ये डिस्कवरी हो पाई। नाउ चंद्रयान-1 मिशन काफी समय तक ठीक ठाक चलता रहा। इवेंचुअली यहाँ पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई जुलाई 2009 में, जब उसका एक जो स्टार सेंसर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम आई थी क्योंकि जो रेडिएशन थी फ्रॉम सन बहुत ज़्यादा हैवी है ऑन मून, क्योंकि मून के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सन की जो रेडिएशन है सीधा मून पर इम्पैक्ट करती है। इसकी वजह से जो यहाँ पे स्टार सेंसर्स थे ये काफ़ी हद तक डैमेज हो गए। इसकी वजह से जो चंद्रयान-1 की आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन थी, जो उसका रूट था उससे वो भटक गया, और ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं इसरो से उसका कॉन्टैक्ट भी टूट गया था। अगस्त 2009 में इसरो ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका कम्युनिकेशन चंद्रयान-1 से टूट चुका है, मगर इसरो ने यहाँ पर यह कहा कि चंद्रयान मिशन ओवरऑल एक सक्सेस था। 95% जो असाइन टास्क थे ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए थे। और ऐसा नहीं है कि चंद्रयान-1 का जो स्पेस प्रोब था ये कहीं पे क्रैश कर गया था। 2017 में नासा के साइंटिस्ट ने चंद्रयान-1 की जो सैटेलाइट है, जो स्पेस प्रोब है, इसको ढूंढ निकाला था। इट वाज सर्कलिंग सम 200 किलोमीटर्स अबव द लूनर सरफेस। नाउ अब हम बात करते हैं चंद्रयान-2 के बारे में, इंडिया का सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लूनर मिशन। Chandrayaan-2 is the second lunar exploration mission by ISRO that will boldly go where no country has gone before. Now इसके अंडर हमने सोचा कि जो मून का साउथ पोलर रीजन है वहाँ पर हम एक लैंडर भेजेंगे और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पर कराएंगे, और लैंडर से एक रोवर निकलेगा। तो काफ़ी एक एम्बिशियस मिशन था Chandrayaan-2। इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 जुलाई 2019 को बाय GSLV Mk3। Chandrayaan-2 मिशन में था एक लूनर ऑर्बिटर, एक लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर, और उसके अलावा एक लूनर रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर। ये सारा इक्विपमेंट जो है ये मेड इन इंडिया था। आइडिया यहाँ पर यह था कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट मून ये एनहेंस हो, और ओवरऑल हम यहाँ पर ऐसा डेटा इकट्ठा करें जो ओवरऑल मैनकाइंड को हेल्प करवाए। नाउ मून को ही हमने यहाँ पे क्यों चूज किया? बिकॉज द मून इज द क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी on which space discovery can be attempted and documented। कॉस्मिक बॉडी मतलब कि देखिए कॉस्मोस में जो भी आपको कोई बॉडी मिले, कोई सेलेस्टियल बॉडी मिले, इसमें मार्स के मून और वेरियस और प्लैनेट्स सब शामिल होते हैं। तो आप अगर सोच कर देखें तो ऑब्वियसली मून सबसे क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी है, तो इसलिए मून एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेस्ट बेड है। मून पर हम प्रोब्स भेजकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास क्षमता है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है इवेंचुअली डीप स्पेस मिशंस कैरी आउट करने के लिए, जैसे कि एक मिशन जुपिटर की तरफ या फिर सैटर्न की तरफ, या जो जुपिटर के मून्स हैं उनकी तरफ हम भेज पाए। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मून पर हम प्रॉपरली प्रोब्स भेज पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है Chandrayaan-2 का कंपोजिट मॉड्यूल। GSLV Mk3 ने इसको ऑर्बिट में पहुंचा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है ये धीरे धीरे मून के ऑर्बिट तक पहुंच गया। मून की ऑर्बिट तक पहुंचते पहुंचते Chandrayaan-2 इस तरीके का दिख रहा था। यहाँ पे ऊपर तो है विक्रम लैंडर और नीचे है यहाँ पे ऑर्बिटर ऑफ कोर्स एक सैटेलाइट की तरह है, ये मून को ऑर्बिट करती रहेगी। विक्रम लैंडर का काम ये था कि ये जो मून का सरफेस है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग करे, और फिर विक्रम लैंडर से यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे निकलना था प्रज्ञान रोवर। Chandrayaan-2 का जो कंपोजिट मॉड्यूल था इसका टोटल वेट था 3850 किलोग्राम। इनिशियली इसरो ने यह सोचा कि यहाँ पर जो ऑर्बिट है इसकी लाइफ रहेगी सिर्फ 1 ईयर, मगर बाद में इनका जो डेटा आया इससे उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो यहाँ पे Chandrayaan-2 का ऑर्बिटर है ये 7.5 ईयर्स तक फंक्शन करता रहेगा। और अच्छी बात यह भी है क्योंकि देखिए जो यहाँ पे ऑर्बिटर है यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पेलोड से टोटल 8 पेलोड। नाउ जो विक्रम लैंडर है देखिए इसका एंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। विक्रम लैंडर का जो टोटल वेट था वो था 1470 किलोग्राम। विक्रम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये मून के सरफेस पर
14 दिन तक सरवाइव कर पाए, विक्रम और साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर दोनों। इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि मून का जो सरफेस है वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऑफ कोर्स विक्रम जैसे ही लैंड करता, जो हमने प्लान किया था, लैंड करने के 14 दिन बाद वहाँ पर लूनर नाइट स्टार्ट हो जाती और यहाँ पे टेम्परेचर करीब 200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाते, जिसकी वजह से विक्रम ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता और ये काम करना बंद कर देता। तो इसरो ने इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया था कि ये 14 दिन तक ही काम करे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि विक्रम को जो इस टाइप की लैंडिंग करनी थी ये कर नहीं पाया और इसने हार्ड लैंडिंग करी मून के सरफेस पर। अभी के लिए इसरो के साथ कोई भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है और मून पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लूनर नाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब कि विक्रम के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने का चांस आज के टाइम में 0% के आसपास है। नाउ विक्रम लैंडर क्रैश क्यों किया और यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हम क्यों नहीं कर पाए, इस पर इसरो की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आनी बाकी है, तो इस पर मैं अभी कमेंट करूंगा नहीं। बट अगर हम फोकस करें यहाँ पर ऑर्बिटर पे, तो जो ऑर्बिटर है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और सिंस आने वाले 7.5 साल में ये ऑर्बिटर ऑर्बिट करता रहेगा मून को, तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 के टाइम ये ऑर्बिटर हमारी काफ़ी हद तक हेल्प भी कर ले। उसी के साथ साथ हमको एक और चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि इंडिया आज के टाइम में सिर्फ उन गिने चुने कंट्रीज़ में आता है जिनके पास एक ऑर्बिटर है मून पे और मार्स पे। मार्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा एक ऑर्बिटर है मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से, MOM। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था टू द प्लैनेट ऑफ मार्स विद एन ऑर्बिटर क्राफ्ट डिजाइन टू ऑर्बिट मार्स एट एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये इसको हमने लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को और इसको भी लॉन्च किया गया था PSLV से, PSLV के एक डिफरेंट वेरिएंट से, C-25 से। आप नोटिस करेंगे चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च किया PSLV से, मार्स ऑर्बिटर मिशन को हमने लॉन्च किया PSLV से और फाइनली चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था GSLV से। नाउ मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू डेवलप द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन, प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ एन इंटरप्लैनेटरी मिशन। उसके अलावा इसको मार्स को स्टडी करना था, इसके फीचर्स, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्या है, मिनरोलॉजी क्या है, मार्शियन एटमॉस्फेयर, हालांकि मार्स का कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, मगर मार्स में बेसिकली आपको क्या मिलेगा। मार्स में काफ़ी बार हमको मीथेन की भारी मात्रा क्यों मिलती है? मीथेन का ज़्यादातर मतलब होता है कि लाइफ, अगर कहीं पे मीथेन काफ़ी प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब कि वहाँ पे कोई लाइफ है, हो सकता है कि वो मीथेन प्रोड्यूस कर रही हो। कई बार ये भी देखा गया है कि जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनकी वजह से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मार्स में बेसिकली मीथेन प्रोड्यूस हो क्यों रही है। और देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन बहुत ही सक्सेसफुली आज भी काम कर रहा है। इसको 2019 में 5 साल होने को आ रहे हैं एंड इट इज स्टिल ऑर्बिटिंग मार्स और इसका जो डेटा है ये इसरो को धीरे धीरे मिल भी रहा है। और देखिए जो स्ट्रैटेजी थी ये ऑर्बिटर को लॉन्च करने की, ये काफ़ी स्पेशल थी। MOM was timed in such a way when Earth and Mars come closer to each other, that is 55 million kilometer, which is a narrow window that occurs after every 780 days। क्या है कि देखिए हर 780 दिन में सोलर सिस्टम में समीकरण ऐसे बनते हैं कि अर्थ और जो मार्स की दूरी है ये सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, हालांकि जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा होती है मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम होती है, अराउंड 55 मिलियन किलोमीटर्स। वैसे अगर आप अदरवाइज देखें जब ये इवेंट नहीं हो रहा तो ये दूरी करीब 500 मिलियन किलोमीटर होती है। तो जैसे ही हमको ये विंडो मिली, अर्थ और मार्स क्लोजेस्ट थे, सिर्फ 55 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, उसी वक्त हमने यहाँ पे इसको लॉन्च किया और हमने यहाँ पे यूज़ किया हॉवमैन ट्रांसफर ऑर्बिट को, जिससे मिनिमम फ्यूल यहाँ पर खर्च हो। और फाइनली सितंबर 24, 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स तक पहुंच गया और इससे इसरो दुनिया की चौथी एजेंसी बनी जिसने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा हो। यह ऑफ कोर्स इसरो ने किया था आफ्टर US, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चाइना ने आज तक मार्स में कोई भी सक्सेसफुल ऑर्बिटर या फिर प्रोब नहीं भेजा। नाउ मार्स ऑर्बिटर मिशन के जो प्रोब्स थे, जो पेलोड्स थे बेसिकली, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है मार्स कलर कैमरा। ये जो ट्राई कलर कैमरा है ये हमको इमेजेस देता है और इंफॉर्मेशन देता है ऑफ मार्शियन सरफेस। फिर है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसका मेन काम यह है कि मार्स का जो सरफेस टेम्परेचर है इसका डेटा वापस धरती पर भेजे। फिर ऑफ कोर्स मीथेन सेंसर, मीथेन कहाँ से आ रही है, मीथेन कितनी आ रही है, मीथेन मतलब CH4, इसकी स्टडी करना। फिर है मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर और फाइनली लाइमन अल्फा फोटोमीटर।
नाउ मार्स ऑर्बिटर मिशन की जो अचीवमेंट्स हैं क्या क्या हैं। पहली बात तो देखिए, इससे इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया पूरी दुनिया को। उसके अलावा सिंस ये बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट था, इससे भी इसरो की प्रोग्रेस पूरी दुनिया में महसूस की गई। सिंस मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 साल से मार्स को ऑर्बिट कर रहा है, तो इससे हमको मार्स के बारे में काफ़ी डेटा भी मिल गया है और मार्स को हम स्टडी कर पाए हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। इससे ऑफ कोर्स हमको मार्स में बहुत सारी इमेजेस भी मिली हैं, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, जिससे हम मार्स की भी प्रॉपर मैपिंग कर पा रहे हैं और ये डेटा ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिवली इसरो का है। ना इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस ईयर। ये 2018 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मंगलयान जो लॉन्च किया गया था बाय इसरो, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली ये है कि जो मंगलयान लॉन्च किया गया है बाय इसरो, इसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि मेड इंडिया सेकंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स आफ्टर यूएसए। देखिए ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूएसए के अलावा रोस्कोमोस रशिया की एजेंसी और उसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने भी सक्सेसफुली मार्स में प्रोब्स भेज रखे हैं। तो इंडिया यहाँ पे सेकंड कंट्री नहीं, चौथा कंट्री बना था टू सेंड समथिंग टू मार्स। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। फिर है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कि इस मिशन से इंडिया अकेला देश बना दुनिया का जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स में एक ऑर्बिटर भेज लिया। बिल्कुल सही बात है ये बात एब्सोल्युटली ट्रू है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया सी, स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। नाउ फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोसैट इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इससे ऑफ कोर्स हम अंतरिक्ष को स्टडी करेंगे। इसको डिज़ाइन किया गया है टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्स-रे रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद द हेल्प ऑफ 5 पेलोड, जिसमें 5 पेलोड है, मतलब कि 5 इक्विपमेंट्स है जिससे ये स्टडी कंडक्ट करेगा। इसको लॉन्च किया गया था 18 सितंबर 2015 में इसरो के PSLV 30 से और इसका जो लिफ्ट ऑफ मास था ये था 1515 किलोग्राम और आज के समय ये धरती के सरफेस से 650 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है। तो मतलब कि एस्ट्रोसैट कहाँ पे है? एस्ट्रोसैट है लो अर्थ ऑर्बिट में और इसकी जो मिनिमम यूजफुल लाइफ है ये है 5 साल। तो देखिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 2020 तक काम करना बंद कर देगी, मगर इसरो की हिस्ट्री रही है कि काफ़ी बार जो ये मिनिमम यूजफुल लाइफ है इसको हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। तो होपफुली ये 2020 के बाद भी कुछ सेवा कर पाएगी देश की, बट उम्मीद ये की जा रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली 2020 के बाद एस्ट्रोसैट की जो यूजेबिलिटी है ये काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगी। नाउ एस्ट्रोसैट की जो इमेज है यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज एस्ट्रोसैट, इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी और इसके जो यहाँ पे आप देखेंगे पेलोड भी लिखे हुए हैं। पहले तो है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप यहाँ पे मौजूद है। फिर है कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, फिर उसके बाद स्कैनिंग स्काई मॉनिटर और फाइनली अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से एस्ट्रोसैट आज भी काम कर रहा है और स्पेस के बारे में इसने इसरो को काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं एस्ट्रोसैट मिशन के आपके सामने लिखे हैं, टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम्स। जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, वो न्यूट्रॉन स्टार्स को किस तरीके से कंटेन करते हैं, ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होती है और उसके अलावा स्टार बर्थ का जो रीजन है वो कैसा होता है, वहाँ पे हाई एनर्जी किस टाइप की होती है, सारा डेटा इवेंचुअली वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आप कल को न्यूट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हो, आप फोटॉन्स को स्टडी कर रहे हो, ये सारा डेटा वहाँ पे काफ़ी काम आता है। नाउ चलिए एस्ट्रोसैट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि एस्ट्रोसैट के रेफरेंस के हिसाब से the astronomical observatory launched by India, which of the following statements are correct? पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि रशिया और यूएसए के बाद इंडिया अकेला कंट्री है जिसने इस टाइप की स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करी है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इसका वजन है 2000 किलोग्राम और इसको धरती से 1650 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने प्लेस किया है, वहां से ऑर्बिट कर रही है
ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। ये अर्थ का जो सरफेस है उससे 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रही है और इसका वजन 2000 किलोग्राम भी नहीं है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत है। यूएसए की जो नासा है, उसके अलावा रॉस्कोमॉस, इनके अलावा चाइनीज स्पेस एजेंसी और वेरियस और स्पेस एजेंसीज ने इस टाइप की ऑर्बिटर्स लॉन्च कर रखे हैं। इस टाइप के आप कह सकते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरीज को लॉन्च कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इसरो का यहाँ पे थर्ड नंबर है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत होगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। फाइनली हम लोग बात करते हैं इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली भारत सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इसको वैसे इसरो ने पहले कहा था कि 2022 तक इसको हम लॉन्च करेंगे, जब कंट्री 75th इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट कर रहा होगा, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी कंट्री की। मगर अब इसरो ने यह कहा है कि इसकी डेडलाइन हमने शिफ्ट कर दी है। अब इसको ये दिसंबर 2022 में ही लॉन्च कर देंगे। तो 2022 में आपको क्या दिखेगा? फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस तो हमने बहुत पहले देख लिया था 1970s में। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे, मगर वो गए थे विद यूएसएसआर इक्विपमेंट, यूएसएसआर ने उनको अंतरिक्ष में पहुंचाया था। तो उसको आप देखिए काउंट बिल्कुल करेंगे, अचीवमेंट थी, मगर वो हमने नहीं किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इंडियन को, या आप कह सकते हैं 3 इंडियन नेशनल्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे विद आवर ओन टेक्नोलॉजी। तो ये है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। मिशन गगनयान को हम लॉन्च करेंगे GSLV Mk3 से। ये इस तरीके से होगा, ये है GSLV Mk3 और यहाँ पे है क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर 3 इंडियन नेशनल्स होंगे जो अंतरिक्ष में रहेंगे 5 से लेकर 7 दिन तक। ये क्रू मॉड्यूल से बाहर निकलेंगे, स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे, धरती को देखेंगे, इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे कुछ कंडक्ट करेंगे। उसके बाद ये वापस धरती पर आ जाएंगे। अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेता है तो इंडिया चौथा देश बनेगा दुनिया में जिसके पास टेक्नोलॉजी है कि वो ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में भेज पाए। जब मैं अंतरिक्ष कहता हूं तो हम यहाँ पर धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ह्यूमन बींग्स को भेजने वाले हैं। इस पूरे प्रोग्राम में रशिया हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है टू ट्रेन द क्रू। जो यहाँ पे हम IAF के पायलट्स अभी चुन रहे हैं, इसका भी प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उनको ट्रेनिंग रशिया प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रशिया को यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि USSR के यूरी गैगरिन 1961 में पहले ह्यूमन बींग बने थे जो अंतरिक्ष में गए। उसके बाद से USSR ने काफ़ी यहाँ पर तरक्की करी, काफ़ी ऐसे मिशंस को कंप्लीट किया। और अगर हम चाइना को देखें जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो उन्होंने 2003 में ही एक ह्यूमन बींग को अंतरिक्ष में भेजा था और उसको वो वापस सेफली भी ले आए थे। तो चाइना से हम कह सकते हैं 2 दशक पीछे हैं यहाँ पे, बट होपफुली हम यहाँ पे गगनयान मिशन को कम्प्लीटली पूरा करेंगे और इंडिया चौथा कंट्री बनेगा टू सेंड ह्यूमन बींग्स टू स्पेस। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारे लेक्चर को।